पास इस वक्त की राजस्थान की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजेश्वर सिंह को राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। दरअसल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं राजेश्वर सिंह। राजस्थान कैडर के 1989 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। 31 जुलाई 2024 को राजेश्वर सिंह रिटायर्ड हुए थे, राजस्व मंडल में अध्यक्ष। इसके अलावा सीएमडी आरएसआरटीसी यानी कि राजस्थान रोडवेज, एसीएस ग्रामीण विकास पंचायती राज, टीएडी संभागीय जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कलेक्टर जयपुर जैसे विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। और अब उनको एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और बड़ी जिम्मेदारी यह कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश्वर सिंह अब राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उन्हें बनाया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त उन्हें बना दिया गया। 5 साल का एक जो कार्यकाल है उनका रहने वाला है, या फिर 65 साल की उम्र, दोनों में से जो पहले होगा उसके बतौर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उन्हें बना दिया गया है 5 साल के लिए, या फिर जो 65 साल की उम्र, दोनों में से जो पहले होगा उस हिसाब से उनकी नियुक्ति की गई है। हरिभाऊ बागड़े राज्यपाल हैं राजस्थान के, उन्होंने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। आर्टिकल 243 के इसके आधार पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने, जो कि राज्यपाल है राजस्थान के, उन्होंने रिटायर्ड आईएएस राजेश्वर सिंह को अपॉइंट किया है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पद पर। 5 साल या 65 साल की उम्र, दोनों में से जो पहले होगा उसके हिसाब से उन्हें नियुक्ति दी गई है। और जैसा हमने आपको बताया, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पद पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई और बहुत सारी जिम्मेदारियां इससे पहले वो निभा चुके हैं, चाहे जेडीए में सचिव, जयपुर के कलेक्टर हो, या फिर एसीएस ग्रामीण विकास पंचायती राज, टीएडी हो, संभागीय आयुक्त जयपुर हो, कार्यवाहक वीसी राजस्थान विश्वविद्यालय हो। ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है उस पर राजेश्वर सिंह की रही हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है और अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान में चुनाव करवाने को लेकर, निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर जो सौंपी गई है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बतौर उन्हें सौंपी गई है। तो ये देखिए, ये ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है जब राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आर्टिकल 243 के का आधार पर यहां पर रिटायर्ड आईएएस राजेश्वर सिंह को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। 5 साल उनका कार्यकाल रहेगा, या फिर 65 साल की उम्र, जो दोनों में पहले होगा उस तक उनकी नियुक्ति रहने वाली है। जैसा हमने आपको बताया कि 31 जुलाई 2024 को आईएएस अधिकारी के पद, आईएएस अधिकारी जो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजेश्वर सिंह वो रिटायर्ड हुए थे। 1989 बैच के सेवानिवृत्त ये हैं और महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। राजस्थान में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1989 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजेश्वर सिंह को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है राजस्थान में। आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश्वर सिंह को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर सौंपी गई है, यानी कि राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। 1989 बैच के ये आईएएस अधिकारी थे, राजस्थान में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर वो रह चुके हैं और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। ये बड़ी बात यह है कि राजस्थान में अब चुनाव भी होने हैं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की सरकार की, राजस्थान की सरकार की मंशा है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से विभिन्न संगठनों ने मुलाकात की। धोबी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने भी उनसे मुलाकात की है। प्रदेश की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, धोबी समाज के लिए किए गए उत्थान के कार्यों की सराहना उन्होंने की। धोबी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया।
अब खबर जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से विभिन्न संगठनों ने संवाद किया। वैष्णव, स्वामी, वैरागी और सात समाज के प्रतिनिधि मंडलों के साथ उनका संवाद हुआ। राज्य सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और संसदीय याचिका समिति के अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने जीएसटी रिफॉर्म्स जनरेशन 2 को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट की अवधारणा को लेकर समान टैक्स प्रक्रिया के जीएसटी लागू किया गया। अब जीएसटी में परिवर्तन करते हुए आमजन को राहत देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां, वाहन इससे सस्ते और आमजन को फायदा मिलेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ जीएसटी जागरूकता के पोस्टर का विमोचन भी किया। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी समेत भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। तो जीएसटी रिफॉर्म 2 को लेकर पत्रकार वार्ता चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने की है। भाजपा के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। जीएसटी में परिवर्तन, आमजन को राहत देने के प्रयास सरकार ने किए हैं, ये बात उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। तो चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने ये पत्रकार वार्ता की है। नेशन फर्स्ट की अवधारणा को लेकर समान टैक्स प्रक्रिया का जिक्र उन्होंने किया कि जीएसटी में परिवर्तन हुआ है और आमजन को राहत देने की कोशिश मोदी सरकार ने की है। सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा संसदीय याचिका समिति के अध्यक्ष भी हैं, चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता को इस दौरान संबोधित किया और जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर जानकारी जनता के सामने, जनता के लिए पत्रकारों के सामने साझा की है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको फिर से बता दें। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश्वर सिंह राजस्थान के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बने हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सौंपी है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बतौर। वो नई जिम्मेदारी को निभाएंगे। राजेश्वर सिंह को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है और राजस्थान कैडर के 1989 बैच के वो आईएएस थे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब 31 जुलाई 2024 को उनका रिटायरमेंट हुआ है, यानी कि रिटायर्ड हुए हैं। वो विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, राजस्व मंडल में अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आरएसआरटीसी, राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के वो रह चुके हैं। एसीएस, ग्रामीण विकास पंचायती राज वो रह चुके हैं। इसके अलावा टीएडी के भी अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि एसीएस रहे, जयपुर के संभागीय आयुक्त रहे हैं। इसके अलावा भरतपुर, उदयपुर और कलेक्टर जयपुर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं राजेश्वर सिंह जी। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में डीजी, परिवहन पर्यटन में प्रमुख सचिव, जेडीए में सचिव जैसे अहम पदों पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। एक बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव उनके पास रहा है। पंचायती राज संस्थान में भी काम करने का उनका अनुभव रहा है और ऐसे में सरकार का जो वन स्टेट वन इलेक्शन का मैंडेट है उसको लागू वो कैसे करेंगे, ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा आगे। तो राजेश्वर सिंह जो कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उनको एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर।
आगे बढ़ते हैं, सिरोही के माउंट आबू से खबर है। जंगली जानवरों के शहर में आने से जुड़ी एक खबर है। शहर के बीचों बीच स्थित अंधजन पुनर्वास केंद्र में एक भालू फैमिली जो थी वो पहुंच चुकी। भालू का परिवार पहुंच गया। भालू के बच्चे ने 1 घंटे तक यहां पर तांडव मचाया। दृष्टिबाधितों के हॉस्टल में ये भालू घुस गया। हॉस्टल के वार्डन की सूझबूझ से ये हादसा जो था वो यहां पर टला। गनीमत रही कि उस समय कोई छात्र यहां पर नहीं था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें आप भी देखिए, जब ये भालू का पूरा कुनबा जो था वो यहां पर पहुंच गया। काफी यहां पर उत्पात उन्होंने मचाया। बूंदी के नैनवा से खबर है, यहां पर धर्मांतरण करवाने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सर्व हिंदू समाज ने नैनवा का जो सर्व हिंदू समाज है उसने मांग की। उपखंड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उपखंड अधिकारी प्रीति मीणा को ज्ञापन भी सौंपा गया। गोठड़ा निवासी युवक के धर्मांतरण से जुड़े फुटेज सोशल मीडिया पर साझा किए गए। दस्तावेज के आधार पर पुलिस ने अब जांच भी शुरू की है। बूंदी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जिले में रात्रि विश्राम कार्यक्रम से पहले ही जयपुर से आई सीआईडी सीबी की टीम कोतवाली पहुंच गई। टीम ने पिछले साल विधायक अशोक चांदना की अगुवाई में हुए कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन से जुड़े मामले में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से घंटों तक पूछताछ की। कांग्रेस ने इसे विरोधी स्वरों को दबाने की भाजपा की साजिश बताया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने इसे रूटीन पुलिस जांच का हिस्सा बताया। जनता के अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 21 सितंबर 2024 को बूंदी जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन रखा था, जिसमें बूंदी जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जन उसमें मौजूद थे। एक झूठा दोषारोपण जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर किया गया और हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ने का दर्ज किया गया। उसके लिए आज जाँच के लिए सीआईडी की टीम आई है। उसके लिए हम यहाँ आए और हमने अपनी बात रखी है कि बिल्कुल निराधार आरोप है। सब लोग, जितने भी लोग प्रदर्शन में शामिल थे, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ उठा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे। गेट पहले ही टूटा हुआ था और वो यूं ही गिर गया और उसमें बाद में उसको वेल्डिंग की छोटी सी आधा इंच की वेल्डिंग करा के ठीक किया गया। पहले उसकी वेल्डिंग खुली हुई थी, गिर गया और उसका झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कांग्रेस द्वारा बूंदी जिला मुख्यालय पर किसानों और आमजन की मांग को लेकर ज्ञापन प्रेषित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसको लेकर यहाँ पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और ज्ञापन के लिए गए और एक निराधार मुकदमा प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया गया, जिसका कोई आधार नहीं है। राजस्थान आगे बढ़ते टॉक में झिराना थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। बजरी के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ ये कार्रवाइयां हुई है। अवैध बजरी से भरे 3 डंपर, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। रैकी में शामिल एक बिना नंबर की कार को भी जब्त किया गया। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में ये छापेमारी की है। थानाधिकारी हरिवन के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु के खिलाफ छात्र संगठनों का प्रदर्शन मंगलवार को उग्र हो गया। शाम को छात्र नेताओं ने कुलगुरु को उनके कमरे में बंद कर चैनल गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने जमकर नारेबाजी की, अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम सिटी के यहाँ घर पहुंचा और एडीएम सिटी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कुलगुरु को हटाने की मांग की। छात्र नेताओं की माने तो मेवाड़ में कुलगुरु की ओर से दिया गया बयान निंदनीय है और कुलगुरु के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा वो आंदोलन आगे भी करेंगे। पर्वतसर बिदियात मार्ग पर टोल प्लाजा के आगे एक लोडिंग टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल पर्वतसर से बिदियात रिको एरिया में माल खाली करके वापस आते समय टोल प्लाजा के पास ये गाड़ी अनियंत्रित हुई। हादसे में लक्ष्मण निवासी बिहार हाल निवासी पर्वतसर और शिवलाल निवासी पर्वतसर घायल हो गए। हादसे की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डीग में एक महिला की उपले के ढेर में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद परिजन और ग्रामीण अधजले शव को शमशान घाट में जलाने के लिए ले गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और उनको रोका। इस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। मारपीट की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त जाब्ता भेजा गया। इसके बाद अधिकारियों ने शव को चिता से उठाकर डीग जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना के बाद मृतका के ससुराल वाले और ग्रामीण घर छोड़कर फरार हो गए। हॉस्पिटल पहुंचे मृतका के पिता, भाई और अन्य परिजन फूट फूट कर रोने लगे। पियर वालों ने पति और उसके परिजनों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर आज विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह,
डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, ओपी चौधरी, मुख्य सचिव, डीजीपी एवं कई विभागीय सचिव मौजूद रहे। 31 अक्टूबर की शाम प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंचेंगे, नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा आदिवासी संग्रहालय का भी लोकार्पण करेंगे और छत्तीसगढ़ को विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े में मनाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता, हेल्थ केयर समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। एक वर्ष हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर जन्म दिवस है। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं और ये पूरा पखवाड़ा भर हमारे सभी विभाग, हमारे सभी संगठन के लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सफाई का भी होगा, हेल्थ कैंप भी होगा, ब्लड डोनेशन का भी होगा, निबंध वगैरह भी होगा। इस तरह से पूरे पखवाड़ा भर कार्यक्रम चलेंगे। सर पीएम साहब 31 को आएंगे कि जानकारी के अनुसार तो अभी 31। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। नावागढ़ ब्लॉक के आसपास के कई गांवों से करीब 500 ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देकर बिजली और पानी की समस्या के समाधान की मांग की। हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की गुहार लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली कटौती के कारण ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, जिससे खेतों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा। फसलें सूखने की कगार पर है और आवारा मवेशियों का आतंक समस्या को गंभीर बना रहा है। लगातार धान बुआई लगातार बिजली कटौती की जा रही है। हमें 1 घंटा बिजली नहीं मिल पा रही। हमारा खेत सूखा है और अकाल की स्थिति है। तो कलेक्टर साहब से यही निवेदन है, पूर्व में भी आए थे, 15 दिन पहले आए थे कलेक्टर साहब और बिजली डिपार्टमेंट के डी साहब जो होता है उससे आश्वासन लेके गए थे कि 12 घंटा बिजली देंगे, और अभी तक कोई 12 घंटा क्या 1 घंटा बिजली नहीं मिल पा रही है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक आदिवासी महिला के सार्वजनिक अपमान करने का मामला सामने आया, जिसके विरोध में समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। डोंगरगढ़ क्षेत्र के बोरतालाव ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच और वर्तमान जनपद पंचायत सदस्य सभापति सरिता मंडावी का अपमान होने से आक्रोश फैल गया है। सरिता समाज स्तरीय गौंड समाज महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी है। इस घटना के बाद समाज के लोगों ने सोमवार शाम जिला कार्यालय के बाहर नारेबाजी की, डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। 3 दिनों के अंदर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग में 700 पदों पर भर्ती की अनुमति मिली है। ये आदेश प्रदेश के युवाओं के लिए आशा और अवसर की नई किरण लेकर आया। इनमें 625 सहायक प्राध्यापक के पद शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। कांग्रेस ने इसे मोदी की गारंटी की नाकामी बताया कि निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दी है। इसके तहत सरकारी कॉलेजों में 700 पदों पर भर्ती होगी। इनमें सबसे ज्यादा 625 पद सहायक प्राध्यापक के होंगे। बताया जा रहा है कि नियुक्तियों से कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। गारंटी के नाम से 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था और अभी लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं इनके कार्यकाल। बता दे कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दिया। अगर उस 1 लाख को अगर डिवाइड करें 5 साल में, तो कम से कम साल में 20,000 लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। और आज 2 साल पूरा होने जा रहा है, तो 20 दूने 20 का डबल 40,000 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। सरकार बताए कितने हजार लोगों को नौकरी अभी तक। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काफ़ी अध्ययन करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव पर 700 पदों को उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती की अनुमति दी गई है और भर्ती की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों में पिछले कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा भर्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। पूरे 5 साल होने पर पूरा कोई भी आंकड़ा को देख सके। वनांचल के महामाई से खबर है। मनियारी नदी में नग्न अवस्था में एक लाश मिली। लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए लोरबी सीएचसी अस्पताल लाया गया। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी 17 सितंबर से गांधी शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। इस दौरान बीजेपी सेवा कार्यों, खेलकूद, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, मैराथन और केंद्र राज्यों की योजनाओं के आधार पर जनभावना को पार्टी से जोड़ेगी। इसी को लेकर पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल से खास बातचीत की है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, मेरे साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल हैं, उनसे बात करते हैं। जोगाराम जी, इस बार 17 सितंबर यानी मोदी का बर्थडे और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, एक पूरे कार्यक्रम में श्रृंखला बनाई है, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, विश्व के सम्मानीय नेता, हम सब के आदर्श और जिन्होंने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति पर हमेशा नजर रखी, ऐसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कल 17 अक्टूबर को जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में लिया है और 2 अक्टूबर को हमारे बापूजी का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और उससे भी साथ ही साथ आदरणीय शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री वो शख्सियत थे जिन्होंने देश के बाहर अपना शरीर को त्याग दिया, लेकिन देश की सार्वभौमिकता के साथ समझौता नहीं किया और उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में हमारे देश को गौरव बढ़ाया। सन 1965 का जो युद्ध है, हम 62 में युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुए थे एक तरह से, लेकिन 65 के युद्ध में उन्होंने जो पराक्रम दिखाया विपरीत परिस्थितियों में और देश को एक संदेश दिया किसानों के लिए और देशवासियों हमारे सेनाओं के लिए, उस संदेश के आधार पर हम उनका जन्मदिन भी मनाएंगे। और इन अलग अलग दिनों में कल 17 तारीख को हमारे ज्यादातर सभी जिलों में ब्लड डोनेशन कैंप होंगे। उसके बाद में हमारे अलग अलग दिन, जिस एक दिन हमारा सेवा पखवाड़ा के रूप में हम सफाई अभियान चलाएंगे, एक दिन हम माताओं सेवाओं की सेवा के लिए लगाएंगे, एक दिन हम मजदूरों के लिए, चाहे उनको ऋण बांटना हो, चाहे उनको कार्ड देना हो, वो कार्यक्रम करेंगे। एक दिन हम सभी मजदूर हैं उनके लिए कार्यक्रम करेंगे। एक दिन हमारे जितने भी बड़े बड़े सरकारी सेवा में रहने वाले अधिकारी या रिटायर्ड है उनका मान सम्मान करेंगे। एक दिन हमारे मेडिकल से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट है, हेल्थ चेकअप है, वो कार्यक्रम करेंगे। आम आदमी से संबंधित जो कार्यक्रम है वो 17 से लगा करके उस तारीख तक चलेंगे। 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान में प्रस्तावित दौरा है और उस दिन हम करीब 30,000 के लगभग बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को रोजगार के प्रमाण पत्र देंगे, नियुक्ति प्रमाण पत्र भी देंगे। और इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम निरंतर 17 सितंबर से लगा करके 2 अक्टूबर तक निरंतर सेवा पखवाड़ा के रूप में चलेंगे। सभी हमारी जिला इकाइयां काम करेगी, हमारे मंडल इकाइयां काम करेगी, हमारे जितने भी संगठन है वो भी काम करेंगे और अलग अलग सभी अपनी अपनी योजना के अनुसार इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। जोगाराम जी, एक आपने हालांकि जीएसटी कम करके बड़ी राहत दी है, जो तोहफा मिल जाएगा दीपावली पर, लेकिन टैरिफ अभी भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, कई उद्योग धंधों के लिए बड़ा संकट है, उससे किस तरह निपटने की रणनीति आपकी है? ये जो जीएसटी है, ये जीएसटी एक क्रांतिकारी कदम के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दीपावली से पहले एक दीपावली मनाने का मौका दिया है। उनका प्रारंभ में ये विजन था, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ऐसे उन्होंने हमारे सामने एक बहुत बड़ा विजन दिया है और उनका ये मानना है कि विकसित भारत को अगर विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है तो ये टैक्स रिफॉर्म हो, ये बहुत जरूरी है। अनेक टैक्स होने से अनेक प्रकार की विसंगतियां होती है, विवाद होते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, मुकदमेबाजी होती है, लेकिन जीएसटी होने के बाद इन सब से छुटकारा पाता है। लंबे अनुभव के आधार पर ये पाया गया कि जीएसटी कारोबारियों के लिए भी जरूरी है और सरकार के लिए भी जरूरी है और अनुभव के आधार पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 15 अगस्त को ये अनाउंस किया था कि इस बार दीपावली से पहले देशवासियों को एक बहुत बड़ी दीपावली बनाने का तोहफा दूंगा और उसी के तहत उन्होंने एक टैक्स रिफॉर्म के जीएसटी के जो स्लैब है इसमें कम किया है। अब 5 और 18 2 ही स्लैब है, रिमेनिंग स्लैब सब हटा दिए है और उन्होंने उन सब वस्तुओं को, उपयोग में आने वाली चीजों को टैक्स से मुक्त कर दिया जो रात दिन आम आदमी के काम में आती है और उस
स्लैब को अधिक बढ़ाया है, जो विलासिता से होकर के शरीर को नुकसान करती है। तो उनका विजन स्पष्ट हो जाता है कि हमको आम आदमी को राहत, और जो शरीर को नुकसान करती है विलासिता है उसको टैक्स से प्रभावित करना, ताकि वो अब स्वतः ही प्रतिबंधित हो जाए। ऐसी स्थिति में हम सब इस टैक्स रिफॉर्म के आधार पर कपड़ा, जो विशेषकर हमारा कहना है आम आदमी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, उसका विजन पूरा हो रहा है। क्योंकि आपने जिक्र कर दिया वन नेशन वन इलेक्शन का, तो क्या स्टेट में हम वन स्टेट वन इलेक्शन को पूरा कर पाएंगे? विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, काम नहीं हो रहा है। विपक्ष ने आज दिन तक कोई भी सुझाव नहीं दिया कि हमारा जो ये संकल्प है, इस संकल्प को किस तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे। आरोप आए दिन प्रतिदिन, सिर्फ आरोप। लेकिन हमारा संकल्प है कि उन्होंने पंचायत राज में 4 टर्म में 4 अलग अलग स्टेज पर जाके इलेक्शन कराए, जिसमें करीब 3 साल का गैप रहता है, 2 साल का गैप रहता है। उन्होंने निगमों का इतना विघटन कर दिया कि वो निगम का महत्व खत्म हो गया। उन्होंने इतनी ज्यादा जो पुनर्गठन किया वार्डों का, जिससे एक वार्ड में 5,000, एक वार्ड में 50,000। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा पुनर्गठन का कार्य चल रहा है और सामान्य गति से आम आदमी की आवश्यकता अनुसार एक पारदर्शिता से, निष्पक्षता से पंचायत राज का पुनर्गठन, नगर निकायों का पुनर्गठन और वार्डों का पुनर्गठन करेंगे। ये पुनर्गठन होने के उपरांत हमारा संकल्प है कि हम एक साथ इनका चुनाव कराएंगे, ताकि हमारा वन स्टेट वन इलेक्शन का मकसद पूरा हो सके। अब जितनी भी कानूनी तकनीकें आएगी उनको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा संकल्प है कि हम इसको पूरा करेंगे। और भी मीडिया कर्मी आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा इन दोनों प्रदेश में चल रहा है, जो विधानसभा उठा था कैमरे वाला मामला। उसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और आप पर आरोप लगा रही है कि आप उनकी निष्ठा का हनन कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि विधानसभा के अंदर सभी मान्य सदस्य, चाहे पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं या किसी भी राजनीतिक दल के हैं, वो सभी एक साथ बैठते हैं, एक साथ बात करते हैं, एक साथ उठते हैं। प्रेस गैलरी में आप सभी लोग आते हैं, विजिटर गैलरी में हम सभी जो विजिटर वो आते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो किसी भाई बहन के लिए, किसी माननीय विधायक के लिए, विधायिका के लिए सेपरेट हो और जिसको वो अपनी प्राइवेसी कह सके। और ऐसी स्थिति में ये जो आरोप लगवाए जा रहे हैं या लगा रहे हैं, वो कांग्रेस की अंतरकला का एक प्रदर्शी है। आप देखिए, इस सत्र में इतने बड़े महत्वपूर्ण बिल आए, पर उन्होंने जानबूझकर किसी भी बिल में डिबेट करने के लिए उनकी हिम्मत नहीं हुई। और जिस दिन ये धर्मांतरण वाला कानून का बिल आया, उस दिन एक धर्म विशेष के लोगों ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र से, जो कांग्रेस के युवा विधायक थे वो बोलना चाहते थे, कांग्रेस के अनेक मान्य विधायक भी बोलना चाहते थे, और प्रतिपक्ष के मान्य नेता राधेश्याम का दुपट्टा लगाकर आए थे, वो भी उसमें बोलना चाहते थे। लेकिन बाहरी किसी फोन ने और बाहरी किसी आवाज ने और बाहरी किसी शक्ति ने उन सब को कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता का रुतबा नहीं बढ़ जावे, वो इस पर बढ़िया बोल नहीं जावे, विधायकों को बोलना मौका नहीं दे, इस षड्यंत्र के तहत हाओला करके उस पर नहीं बोले। और इसी का परिणाम है कि वो रिमेनिंग जितने भी बिल इस पर बोल नहीं पाए। तो विधायक विधानसभा में बोलने के लिए आता है, अपनी बात रखने के लिए आता है, होला करने के नहीं आता है। इस अंदर कांग्रेस का जो अंदर रूपी कला है कि अदृश्य शक्ति नहीं चाहती है कि प्रतिपक्ष के नेता का परफॉर्मेंस बेस्ट हो, अदृश्य शक्ति नहीं चाहती है कि जो नए विधायक आए वो उभरे और अपनी प्रतिभा विधानसभा के प्रलोभ पर बतावे। और ऐसी स्थिति में अंतरकलह की वजह से कांग्रेस का मैनेजमेंट पूर्ण रूप से फैलियर गया, हा होला में चला गया और वो इस पर बोल नहीं पाए। ये थे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल। हरिशंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।